दोस्तों कि आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न में से कौन सा नियम अंत में कनेक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं, यानी एक ही सिरे से जुड़ने वाले दो चालक जो होते हैं तो वो कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों टर्न होते हैं। वो तो एक ही सिरे के जो हो, लास्ट में एक सिरे पर दो चालक जुड़ते हैं तो वो कुंडली के टर्न हो सकते हैं। कॉइल कभी नहीं जुड़ सकते, कॉइल तो एक ही होगी लास्ट में। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अल्टरनेटर की वाइंडिंग में 5/6 फ्रिक्शनल पिच है तो कॉइल स्पान कितना होगा? दोस्तों कॉइल स्पेन ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है पिच में अंतर इंटू 180। फ्रिक्शनल पिच का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि ये आपको 5/6 अंतर दे रखा है, यानी वास्तविक पिच जो है उनमें इसमें अंतर 5 का है, तो 5/6 इंटू 180 करो दोस्तों, उत्तर आ जाएगा 150 डिग्री। प्रश्न का उत्तर अपन क्या कर देंगे? सी, 5/6 इंटू 180। अगला क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटर का पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों अल्टरनेटर का पावर फैक्टर लोड पर निर्भर करता है, ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर भी लोड पर निर्भर करता है, बार पर डिपेंडेंट होता है। अगला क्वेश्चन है एक स्थिर आर्मेचर वाले अल्टरनेटर में लीड किससे जुड़ी रहती है? दोस्तों आर्मेचर का मतलब यहाँ पर चालक है। देखो ईएमएफ चालक में उत्पन्न होता है और चालक जब स्थिर है तो हमें सीधा सीधा वाइंडिंग को कहाँ जोड़ देते हैं? बस बार से। जो चालक होते हैं वो सीधे बस बार से जुड़ जाते हैं। अल्टरनेटर जैसी सप्लाई देता है बस बार को मिलती है और आगे जाकर ट्रांसफार्मर को मिल जाती है। स्लिपरिंग की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्लिपरिंग तब होती जब आर्मेचर गतिमान होता। अगला क्वेश्चन है 3 फेज अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ अन्य दो वाइंडिंग के साथ कैसे होता है? तो 120 डिग्री का अंतर होता है। 3 फेज वाइंडिंग में 120 डिग्री का अंतर होता है। आसान प्रश्न है, कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के तुल्य कितना होता है? दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर में और ऑटो ट्रांसफार्मर में फर्क इतना होता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में हम पूरी लाइन वोल्टेज देते हैं और स्टार में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज का √3 ही मिलता है। अब इनका जब आप अनुपात करोगे तो दोस्तों ये आएगा 57.7%। कितना? 57.7, तो लगभग 58% पर टैपिंग होती है। कहने का मतलब ये है प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में किस प्रकार का प्रभाव होता है? तो गैस आयनीकरण प्रभाव होता है दोस्तों डिस्चार्ज लैंपों में, गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में क्या होता है दोस्तों? तो कम प्रतिरोध होता है, रिवर्स बायस में उच्च प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किस प्रकार का है? दोस्तों इसके दो उत्तर सही है, ये प्रश्न डाउटफुल है। एक तो है कि ये यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है, तो ये उत्तर हो गया, लेकिन ये धारा नियंत्रित युक्ति भी है दोस्तों, इसलिए सी उत्तर भी हो सकता है। तो ए और सी दोनों सही है मेरे हिसाब से। इसका एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पूछा था। अगला क्वेश्चन है किस इंसुलेशन वर्ग का 90 डिग्री तापमान है? तो वाई वर्ग का होता है 90 डिग्री, ए का 105 होता है, सी का सबसे अधिक होता है, एफ और एच का 155 180 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? तो 220 तो है दोस्तों, 222 नहीं है, उत्तर हो जाएगा बी। 132 है, 400 केवी है और 750 भी है। वैसे तो 765 होता है लेकिन ये 750 ही मानी जाएगी दोस्तों, सही है। 222 नहीं है दोस्तों, इसकी जगह कितनी है? 220 केवी है, 2,20,000 वोल्ट है, ना कि 2,22,000। अगला क्वेश्चन है कि एक केबल में चालक सतह पर इंसुलेशन की मोटाई उसके वोल्टेज पर निर्भर करती है दोस्तों। वोल्टेज का दूसरा नाम होता है विद्युत वाहक बल, और बल से ही एक प्रतिबल लगता है जो उस इंसुलेशन को नष्ट करता है, इसलिए प्रश्न का उत्तर बी होगा, वोल्टेज। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक केबल में न्यूनतम पारद्युक गुण कहाँ पर होता है? देखो दोस्तों पारद्युक गुण का मतलब यहाँ पर है इंसुलेशन वाला, यानी डाइलेक्ट्रिक जो गुण है ना वो सबसे कम कहाँ पर होता है दोस्तों? वैसे देखा जाए तो केबल पर सुचालक जो सतह होती है, कंडक्टिंग हिस्सा जिसको अपन कहते हैं, वहाँ पर कोई किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं होता है, वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 0 होती है क्योंकि वो तो चालक है। अब इसका उत्तर वैसे तो डी होना चाहिए, लेकिन ये केबल के जो ऊपरी इंसुलेशन वाले भाग होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ उत्तर इन्होंने सी दिया है और इन्होंने बताया इंसुलेशन, क्योंकि सुचालक परत के ठीक ऊपर, यानी जो चालक की कोर होती है उसके ठीक ऊपर इंसुलेशन होता है, उसके ऊपर मेटालिक शीट होती है, मेटालिक शीट के ऊपर बेडिंग होती है और बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग और फिर सर्विंग होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सुचालक परत के ठीक बाद में जो आवरण यानी इंसुलेशन होता है वहाँ पर सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पाई जाती है। वैसे तो उत्तर दोस्तों इसका डी होना चाहिए, ऑब्जेक्शन अपन लगा सकते थे क्योंकि सुचालक परत जो होती है वहाँ पर इंसुलेशन 0 है।
चलिए अगला प्रश्न है कि किस पदार्थ में सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है। तो नो डाउट दोस्तों चांदी होगा, हम सब जानते हैं, इंग्लिश में इसको सिल्वर कहते हैं, सबको पता था। अच्छा प्रश्न है, इजी भी था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घुमाव डेल्टा संयोजन में होगी। देखो दोस्तों घुमाव का मतलब यहाँ वाइंडिंग है, ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जो डेल्टा में होगी। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी, डिस्ट्रीब्यूशन की प्राइमरी। तो हम सब जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा डेल्टा स्टार में होता है, यानी उसकी प्राइमरी डेल्टा में और सेकेंडरी स्टार में। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। वैसे भी देखो ट्रांसमिशन लाइन के जो अल्टरनेटर होते हैं उसकी प्राइमरी वाइंडिंग, तो ट्रांसमिशन की प्राइमरी जो होती है वो स्टार में ही होती है, अल्टरनेटर हमेशा स्टार में ही होता है, क्योंकि वहीं पर हम न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी न्यूट्रल स्टार में होती है, हम सब जानते हैं। तो दोस्तों प्रश्न का उत्तर डी रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में होती है। अगला प्रश्न है, अवमंदक वाइंडिंग के लिए प्रयोग करते हैं। फिर घुमाव शब्द है, इसका मतलब वाइंडिंग हो गया। तो अवमंदक को अपन इंग्लिश में डैम्पिंग कहते हैं। डैम्पिंग वाइंडिंग क्यों लगाते हैं तो हम सब जानते हैं, हंटिंग दोष दूर करने के लिए लगाते हैं। अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में प्रयोग की जाती है। प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा 1000 वोल्टेज तक की केबल को तो दोस्तों LT केबल कहते हैं अपन, इनको ध्यान रखना। लो टेंशन केबल कहते हैं, ये ध्यान रखना, लो वोल्टेज केबल नहीं कह रहे हैं दोस्तों। 2-3 चीज़ें होती है, आपको मैं बताना चाहूँगा, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। एक तो होता है लो वोल्टेज, एक होता है मीडियम वोल्टेज, एक होता है हाई वोल्टेज, एक होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। इसी तरह से दोस्तों एक होता है LT सिस्टम, एक होता है HT सिस्टम, एक होता है EHT सिस्टम। तो लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज दोनों है ना LT में आते हैं, लो टेंशन बोलते हैं इनको। लो वोल्टेज और लो टेंशन में फ़र्क होता है दोस्तों। LT केबल होती है 1000 वोल्ट तक की, और 1 किलो वोल्ट से लेकर 11 किलो वोल्ट तक की जो होती है ना वो HT केबल में आती है। तो प्रश्न का उत्तर अपना ए रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, स्कॉट संयोजन में टीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को तटस्थ बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर में 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए लगाते हैं। इसके लिए 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेते हैं, एक को मेन ट्रांसफार्मर कहते हैं, दूसरे को टीजर ट्रांसफार्मर। टीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में तटस्थ बिंदु का मतलब होता है दोस्तों न्यूट्रल पॉइंट, और न्यूट्रल पॉइंट 1/3 हिस्से से निकलता है दोस्तों। 1:3 इसका उत्तर आएगा। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, 1/3। हालांकि बोर्ड ने इसका आंसर दोस्तों मास्टर की में ए दिया है, जो सही नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर ये पूछा जाए ना कि टीजर ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल सप्लाई सिरा देने के लिए किस में निकलता है, तो वो मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के 1:2 से निकलता है। लेकिन ये तो टीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का पूछ रहा है, तो प्रश्न सी होगा। हालांकि आप इसको इंग्लिश की साइड पढ़ोगे तो दोस्तों आपको ये कन्फर्म हो भी जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है कि सहायक तार उपकरणों के बेस और आवरण किससे बनने चाहिए। यानी तार उपकरणों का मतलब है वायरिंग में सहायक सामग्री जितनी भी होती है उनके बेस किस धातु के होने चाहिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, ऐसे हो जो आग से स्वतंत्र हो, आग ना पकड़ सके, यानी अज्वलनशील हो, अदहनीय हो। वायरिंग की, घरेलू वायरिंग, ऑफिस में वायरिंग के प्रश्न के बारे में बात कर रहा है, तो बी हो जाएगा दोस्तों, नो डाउट प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, तार से निर्मित जंक्शन बॉक्स के संबंध में अधिक किफ़ायती होते हैं। यानी तार से हम कोई जंक्शन बॉक्स बना लेते हैं दोस्तों, जॉइंट, तो ये किस चीज़ के मामले में सही होंगे, है ना। तो दोस्तों जंक्शन बॉक्स जब भी हम लगा लेते हैं तो जंक्शन बॉक्स का एक ही फ़ायदा होता है कि हमें केबल को घुमा करके नहीं लाना पड़ता। ये केबल की लंबाई जो होती है ना उसमें अपन को बचाव कर देता है, क्योंकि अगर जंक्शन बॉक्स है तो हम वहीं से केबल को घुमा लेते हैं, नहीं तो सर्किट पूरा घुमा कर लाना पड़ता है। प्रश्न का उत्तर ए रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के गुटकों पर TRS केबल उन स्थान के लिए उपयुक्त है। दोस्तों TRS का मतलब है यहाँ पर टफ रबर शीथ। ये एक तरह से आप ये कह सकते हो लो वोल्टेज के लिए वायरिंग की जाती है दोस्तों। केबल बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, PVC इंसुलेशन से भी इनका कमज़ोर होता है। तो ऐसी वायरिंग वहाँ ले सकते हैं जहाँ धूप भी नहीं और वर्षा भी नहीं रहती हो, यानी जो सूर्य और वर्षा दोनों के ही संपर्क में नहीं आती हो ना वहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं केबल का इंसुलेशन कितना मजबूत होता होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रभाव पर फ्यूज प्रचालित होता है। नो डाउट दोस्तों फ्यूज उसमें सिद्धांत पर चलता है, और थर्मल ओवरलोड रिले जो होती है वो भी उसमें सिद्धांत पर ही चलती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर रिले मैग्नेटिक प्रकार की है तो फिर वो तो चुंबकीय सिद्धांत पर होगी। खैर प्रश्न का उत्तर सी रहेगा, फ्यूज उसमें सिद्धांत पर चलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 एम्पियर धारा के लिए निर्धारित
टिन वाला कॉपर तार का सही साइज SWG में कितना होगा। दोस्तों ये तो स्टैंडर्ड आंकड़ा है, आपको याद रखना पड़ेगा। 5 एम्पियर धारा के लिए टिन आलेपित तांबा अगर हो तो वो 35 SWG का होना चाहिए दोस्तों, जैसे अपने छत पंखे में वाइंडिंग के दौरान अपन काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का वह मान जो तापावरोधन के भंजन का कारण होता है, यानी वोल्टेज का वह मैक्सिमम मान जो टेम्परेचर बढ़ने पर केबल में ब्रेक डाउन हो जाता है। भंजन का मतलब ब्रेक डाउन है दोस्तों, तो वो भंजन वोल्टेज यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज के नाम से ही जानती है दोस्तों। शॉर्ट में अपन BDV कहते हैं उसको, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी को लंबे समय तक चार्ज करने की प्रक्रिया। लघु आवेशन धारा बहुत कम धारा पर चार्ज करना। दोस्तों इंग्लिश में इसको ट्रिकल चार्जिंग विधि कहते हैं और हिंदी में इसको बिंदुस आवेश या रिसाव आवेश के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लंबे समय तक बैटरी चार्ज होती है, बहुत टाइम ले लेती है। निर्धारित धारा के 1 से 3% धारा पर ही बैटरी को लगभग चार्ज करते हैं।